नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। और देखिए, बड़ी खबर है, विनेश फोगाट ने संन्यास ले लिया है। कुश्ती से उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने ऐलान किया है, साथ ही उन्होंने कहा है कि कुश्ती जीत गई, मैं हार गई, अलविदा कुश्ती। 2001 से 2024 तक मैंने कुश्ती लड़ा, मेरी हिम्मत अब टूट गई है, ये विनेश ने कहा है। तो देखिए, जिस तरीके से इस खेल के दौरान जो परफॉर्मेंस रहा वो तो बेहतर रहा, लेकिन इसके बावजूद जो हार का उन्हें सामना करना पड़ा। और ऐसे में विनेश फोगाट ने संन्यास की घोषणा कर दी है। कुश्ती से संन्यास का उन्होंने ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर इस बात को उन्होंने रखा है और साथ ही साथ उन्होंने भावनात्मक बातें भी लिखी हैं और उन्होंने कहा है कि कुश्ती तो मैं जीत गई, लेकिन मैं हार गई, अलविदा कुश्ती। 2001-2024 मेरी हिम्मत टूट गई है, ये उन्होंने कहा। तो एक पर पोस्ट आपका दिखा रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने लिखा है कि सब टूट गए हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब, अलविदा कुश्ती। जो 2001 से 2024 तक उन्होंने अपना खेला है। उन्होंने कहा कि आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी और इसके साथ साथ उन्होंने माफी भी मांगी। उन्होंने लिखा है कि मां कुश्ती मेरे से जीत गई है, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना मेरी हिम्मत। आगे वो लिखती है कि सब टूट गए हैं, इससे ज्यादा ताकत अब नहीं रही अब, और कुश्ती को उन्होंने अलविदा इस पोस्ट के साथ कर दिया है। और कुश्ती से संन्यास का ऐलान विनेश फोगाट का। और आइए अब आपको बताते हैं विनेश फोगाट के फाइनल तक के सफर के बारे में। विनेश फोगाट ऐसे ही फाइनल तक नहीं पहुंची थी। विनेश फोगाट ने प्री क्वार्टर मुकाबला में जापान की यूई सुसाकी को हरा दिया था। अंतिम 10 सेकंड में सुसाकी को उन्होंने चित किया था। सुसाकी पिछले ओलंपिक की चैंपियन थी और उन्हें हराकर वो आगे बढ़ी थी, लेकिन डिस्क्वालीफाई हो जाने की वजह से वो फाइनल का मुकाबला नहीं खेल पाई। और इसके बाद क्वार्टर फाइनल हुआ। विनेश ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में यूक्रेन की योक्साना को हरा दिया था। 7-5 से योक्साना पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। सेमीफाइनल मुकाबले में भी विनेश ने कमाल किया और क्यूबा की गुजमैन लोपेज को हरा दिया। 5-0 से विनेश ने मुकाबला उस वक्त जीता था। और लेकिन उनके वजन में थोड़ा ज्यादा वजन हो जाने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या नियम है। नियम के अनुसार जो उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है वो हम आपको एक एक करके बताते हैं। भारतीय दल फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर सकता है। अब किसी भी पदक के लिए विनेश फोगाट दावेदार नहीं होंगी, यानी कि विनेश फोगाट को खाली हाथ ही भारत लौटना होगा। तो ऐसे में जो उम्मीद भारत को थी वो उम्मीद कल टूट गई और इसके बाद विनेश फोगाट भी काफी ज्यादा परेशान थी और यही वजह भी रही कि विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके कुश्ती को ही अलविदा कह दिया। और पटना से बड़ी खबर, जहां सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं, बिहार में जल्द नई बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य सरकार पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी पर ही नौकरी देगी। 50% आरक्षण कोटे पर ही बिहार सरकार तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में 65% आरक्षण मामले में सरकार को हरी झंडी नहीं मिली थी। बता दें कि अब कई विभाग में पेंडिंग रिजल्ट भी जारी हो सकेगा। अगले 4 दिनों में राज्य सरकार 50% आरक्षण पर ही फैसला लेगी। और इसी बीच पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, हिना शहाब से मिले लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव। बोरिंग रोड स्थित एक एमएलसी के घर पर दोनों की मुलाकात हुई है। लगभग 1 घंटे तक तीनों के बीच बातचीत हुई और काफी बेहतर माहौल में बातचीत हुई है। शहाबुद्दीन के निधन के बाद लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और हिना शहाब की पहली मुलाकात है। हिना शहाब और लालू परिवार के बीच बिगड़े संबंध को फिर से मजबूत करने की एक कोशिश बताई जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में आरजेडी से टिकट नहीं मिलने के कारण नाराज होकर हिना शहाब ने सिवान से निर्दलीय ही चुनाव लड़ा था, जिस वक्त वो दूसरे नंबर पर रही थी। और अब एक बार फिर से लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मुलाकात। ऐसे में माना जा रहा है कि बिगड़े रिश्ते को सुधारने की एक कोशिश है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने विवादित बयान दिया और बांग्लादेश से भारत की तुलना कर दी, जिसके बाद बिहार में सियासी पारा चढ़ गया।
बीजेपी नेताओं ने सलमान खुर्शीद के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. वहाँ पे जो हम लोग की भाई है, हिंदू भाई बुद्ध भाई जो है, उन लोग के घर में जाके मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने चाहिए। बांग्लादेश में हसीना सरकार के विरोध में शुरू हुआ प्रदर्शन अब हिंदू विरोधी हिंसा में तब्दील हो चुका है। जगह जगह हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है और इस्लामी कट्टरपंथियों की भीड़ घर में घुसकर हिंदुओं से मार काट कर रही है। लेकिन हिंदुस्तान का विपक्षी दल अब भी बांग्लादेश की आग में राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। What's happening in Bangladesh can happen here. It's just that Bangladesh is a concentration of much that we have in our country, and the spread in our country prevents things blowing up in the manner in which they've blown up in Bangladesh. But whatever is happening in Bangladesh. सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है। राहुल गांधी क्या चाहते हैं? भारत के सनातनियों के ऊपर प्रहार करना सलमान खुर्शीद को पता होनी चाहिए। जब जब कोई औरंगजेब बनने की कोशिश किया है तो भारत में महाराणा प्रताप भी आए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सलमान खुर्शीद का बयान दुर्भाग्यपूर्ण और घोर आपत्तिजनक है। कांग्रेस पार्टी को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। जिस तरह का बयान है उससे स्पष्ट झलकता है कि मानसिकता क्या है सलमान खुर्शीद जी की और कांग्रेस पार्टी का क्या मानसिकता, इसलिए शीघ्र कार्रवाई करना चाहिए। सलमान खुर्शीद के बयान को लेकर बीजेपी नेता कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। उसके बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं को बचाव करते नहीं बन रहे हैं। सलमान खुर्शीद जी जहां ये बोल रहे हैं, जिस प्रोग्राम में बोल रहे हैं, वहां कांग्रेस पार्टी का ना कोई प्रोग्राम था, ना कोई वहां पे फंक्शन था। ये अपने कैपेसिटी, पर्सनल कैपेसिटी का प्रोग्राम में जो इन्होंने बोला उसकी जिम्मेवारी ये इनकी है। कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। सलमान खुर्शीद ने ये बयान शिक्षाविद मुजीबुर रहमान की किताब शिकवा ए हिंद द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम की लॉन्चिंग के मौके पर दिया, जिसके बाद से राजनीतिक माहौल गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बांग्लादेश में हिंसा के बाद हिंदुओं के पलायन की खबर आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की बात कहते हुए बीजेपी ने पूरे देश में सीएए और एनआरसी लागू करने की मांग कर दी है, ताकि बांग्लादेश में प्रताड़ित हिंदुओं को भारत में शरण दिया जा सके। एक करोड़ 35 लाख हिंदुओं हैं, चुन चुन के टारगेट करके मारा जा रहा है। वो कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? अपनी जान कहां से बचाएंगे? शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे और देश छोड़ने के बाद से बांग्लादेश में अराजक स्थिति पैदा हो गई। भीड़ ने सड़कों पर कब्जा कर रखा है। दूसरी ओर सेना हाथ बांधे खड़ी है। उत्पात की घटनाएं आम हो गई हैं। हिंदुओं पर अत्याचार और पलायन की खबरों ने बिहार में सियासी हलचल बढ़ा दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने मांग की है कि बांग्लादेश के हिंदू नागरिकों को शरण देने के लिए देश में सीएए और एनआरसी लागू करना ही होगा। वो आएंगे भारत में ही और हमें उन्हें नागरिकता देनी ही पड़ेगी। सीएए एनआरसी हमने इसीलिए लाया था कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ जो भेदभाव दूसरे राष्ट्रों में किया जाता है, अगर वो भारत आए तो उनको भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। और साथ के साथ जो 4 करोड़ से ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी इस देश में अवैध रूप से बसे हुए हैं, उनको वापस भेजने का इंतजाम होना चाहिए। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच सीएए और एनआरसी पर राजनीति गर्माती जा रही है। आरजेडी प्रवक्ता अजय यादव ने अजय आलोक के बयान पर हमला बोला है। आपकी बातों से ये तो लगता है कि आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, भारतवासियों की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें इंसानियत कहाँ है?
अगर सबसे ऊंचा कोई धर्म है तो इंसानियत का है, और अगर कुछ आपकी मांग है तो अपने पार्टी से मांगे। वहीं जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बांग्लादेश की हिंसा को देखते हुए भारत और बिहार सरकार अलर्ट है। उम्मीद है कि जल्द ही इसका हल निकलेगा। चाहे किसी भी देश में अगर कोई इस तरह की घटना दुर्घटना होती है, उसके लिए भारत सरकार सक्षम है और भारत सरकार अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के बीच जिस तरीके से बिहार में सीएए और एनआरसी पर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है, ऐसे में ये जानना जरूरी है कि सीएए और एनआरसी है क्या। सीएए का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी नागरिकता संशोधन कानून। ये नागरिकता देने वाला कानून है। इसके तहत भारत के पड़ोसी देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इसे भारतीय नागरिकों के नामों वाला रजिस्टर कह सकते हैं। इसमें अवैध अप्रवासियों की पहचान करने और पहचान कर उन्हें देश से बाहर करने की बात है। फिलहाल सीएए पूरे देश में लागू है, जबकि एनआरसी सिर्फ असम में लागू है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अजय आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बांग्लादेश में जारी हिंसा और हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों को लेकर सियासत तेज है। एनडीए ने इंडी अलायंस की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इंडी अलायंस चुप है, तो मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि बिहार को हर हाल में घुसपैठियों से दूर रखा जाएगा। वहीं मंत्री नीरज बबलू ने बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकना सरकार की प्राथमिकता बताई। बांग्लादेश में जो घटना घट रही है वो दूसरे धर्मों के लिए चिंता का विषय है। बांग्लादेश में भी शांति होना चाहिए और वहां पर किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और ये इंडी गठबंधन के नेता सब चुप हैं तुष्टीकरण की राजनीति में। उनको लगता है कुछ बोलेंगे तो क्या पता नहीं क्या होगा। संविधान और भगवान की भी अदालत इसको इजाजत नहीं देता कि आप किसी की हत्या कर दीजिए, आप किसी को भगा दीजिए। ये घोर निंदनीय है, इसकी घोर हम निंदा करते हैं। क्या कार्रवाई करेगी बिहार? हम लोग सभी बॉर्डर इलाका को अलर्ट कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी कल कैबिनेट में कहे कि नहीं, सभी बॉर्डर इलाका को सील करो, कोई बाहर से कोई घुसपैठी नहीं आएगा। तो कई लोग इसका विरोध कर रहे थे, कई लोग तरह तरह की बातें किया करते थे और हम समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कितना बड़ा विजन है। आप ये देखिए कि किस तरह अब वहां हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं। ये पूरे दुनिया के हिंदुओं के लिए भी चिंता का विषय है और पूरे दुनिया के देशों के लिए भी चिंता का विषय है कि किस तरह से एक लंबे समय से प्रधानमंत्री जो रहते आ रहे थे हसीना जी को, और किस तरह से वहां बेइज्जत किया गया, किस तरह से उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। औरंगाबाद से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बड़ी नक्सली साजिश को नाकाम कर दिया गया है। सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए नक्सलियों ने ये बड़ी साजिश रची थी, लेकिन बड़ी नक्सली साजिश को नाकाम कर दिया गया। 2.5 किलो का प्रेशर आईडी बम बरामद किया गया है और ब्लास्ट कर बम को डिफ्यूज कर दिया गया। पचरुखिया के जंगल से बम मिला था। कोबरा और मदनपुर थाना की पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान इस आईडी बम को बरामद किया, जिसे बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया है। बांग्लादेश में उपजे हालातों और हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में देश भर में हिंदू संगठनों की ओर से विरोध हो रहा है। पटना में श्री राम सेना ने कारगिल चौक पर प्रदर्शन किया और सरकार से हिंदुओं की रक्षा की गुहार लगाई। चिंता का विषय है, बिल्कुल है। अब पहले से भी होता आ रहा है। खतरा नहीं होता तो वैष्णो देवी में अटैक क्यों होता, मंदिरों में बम क्यों फूटते, किसी का गर्दन क्यों उड़ा दिया जाता। बचाने के लिए क्या बचाने के लिए बस गुहार लगा रहे हैं और चाहते हैं कि सारे हिंदू समाज इसके लिए एकजुट। वहीं गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। पाकिस्तान ने कांग्रेस को आम भिजवाए हैं। ये हमला गिरिराज सिंह की तरफ से किया गया है। कांग्रेस को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने कांग्रेस को आम भिजवाए हैं। कांग्रेस को पाकिस्तान का और क्या क्या अच्छा लग रहा है,
क्या पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच कोई नापाक साजिश तो नहीं हो रही? पाकिस्तान से आम आया, एम्बेसी ने भिजवाया। पाकिस्तान के और क्या क्या अच्छे लग रहे हैं? क्या कोई नापाक साजिश तो नहीं पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच हो रहा है? बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ईडी की ओर से जारी चार्जशीट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये रूटीन काम है और इस केस में कुछ दम नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है और उन्हें इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद है। और आप लोग सब लोग जान ही रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। कुछ मिला तो है नहीं, कुछ है नहीं, इसमें दम ही नहीं है, तो इस पे ज्यादा कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। अदालत है, अदालत पे हम लोगों को विश्वास है और शुरू से ही जो है आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों का पक्ष बड़ा मजबूत है। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव पर चार्जशीट दाखिल हो गई है और चार्जशीट को लेकर ही तेजस्वी यादव के बयान पर सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। सम्राट चौधरी ने कहा, अदालत को मैनेज नहीं किया जा सकता है। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर कार्रवाई तय है। वहीं पशुपालन मंत्री रेणु देवी ने कहा कि जो जैसा करेगा उस पर वैसी ही कार्रवाई की जाएगी। चारा खा गए थे, उसमें सजा हुई, और जब रेल मंत्री हुए तो गरीबों के नौकरी के बदले जमीन लिखवाकर नौकरी दे दी। यह पूरी तरह ओपन शट केस है और जिन लोगों ने बेनिफिट लिया उस पर तो कार्रवाई होगी। लैंड फॉर जॉब ये पूरी तरह कार्रवाई करने का काम होगा और ये मोदी जी की सरकार है, कोई कोर्ट को मैनेज नहीं कर सकता। देखिए, उसके बारे में तो जो ईडी का अपना चार्ज होगा वो जैसा होगा, जो जैसा करेगा उसका काम वैसा होगा। ईडी को जो करना है अपना ईडी करेगा, उनका काम है। हमारा जो अपना काम है हम अपने काम। सासाराम में बीजेपी के जिला स्तरीय कार्य समिति की बैठक में नगर विकास मंत्री नितिन नवीन शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि नगर निकाय के किसी भी जनप्रतिनिधि के अधिकारों में कोई कटौती नहीं होगी। उनकी जो स्वतंत्रता है वो बरकरार रहेगी। बिहार के हर शहर का तेजी से विकास हो रहा है, इस पर काम किया जा रहा है। सरकार की मंशा है मेयर ही नहीं, डिप्टी मेयर और एक्सटेंडिंग कमेटी को भी उनके संबंधित अधिकार प्राप्त हों। अधिकार वार्ड पार्षद को है तो अधिकार डिप्टी मेयर को भी होना चाहिए, अधिकार स्टैंडिंग कमेटी को भी होना चाहिए। इस विषय को हम लोगों ने जनता के बीच में लेके गए और हम लोगों ने उन चीजों को देखा है कि जिसमें सभी को अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए मैं जो भी अपने नगर निकाय के यहाँ प्रतिनिधि, अभी एक वार्ड पार्षद जी हमसे मिल रही थी, कुछ और लोग भी मिले हैं, मैं बहुत स्पष्ट रहूंगा, हम लोग जहां बैठे हैं किसी भी जनप्रतिनिधि का अधिकार कम नहीं होने देंगे, चाहे वो किसी भी स्तर पर काम करता हो, उसका जो अधिकार है उसको मिलेगा। बिहार बीजेपी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार में 1600 करोड़ का निवेश हुआ है। बिहार में उद्योग विभाग की नीति निवेशकों को आकर्षित कर रही है। बिहार में प्रोजेक्ट लगाने का काम शुरू हो गया है। पटना में 3 5 स्टार होटल बनाने को लेकर कार्य योजना चल रही है। अडानी समूह का आना और एक सिंगल लार्जेस्ट निवेश जो लगभग 1600 करोड़ का है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है बिहार के लिए। और अडानी समूह के तरफ से प्रणव अडानी जी आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास भी किया वारसिलीगंज में, और उनका ये पहला प्रोजेक्ट है। लेकिन उनके समूह की और भी योजनाएं, तो एक बिहार में एक बदलता हुआ एक वातावरण है जिसमें बड़े बड़े उद्योग लगने की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं और हमारी नीतियां भी ऐसी हैं कि वो बिहार के लिए आकर्षित हो रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में उद्योग के संदर्भ में बिहार एक बहुत बेहतर माहौल देश में उभरेगा। देखिए, ये एक तो 3 हमारे यहाँ प्रमुख साइट हैं पटना में और जिनको उसको डेवलप करना है 5 स्टार होटल के तौर पर।
बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने पूरे देश में नीतीश कुमार को अकेला सेक्युलर नेता बताया है। जमा खान ने कहा कि पूरे देश में एक अकेला सेक्युलर नेता कोई है तो वो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में सभी के लिए काम किया। एनडीए की सरकार में रहते हुए उन्होंने अल्पसंख्यक समाज को सम्मान दिया, भाईचारा कायम रखा। जमा खान ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी पर भी निशाना साधा और MOI समीकरण के नाम पर ठगने का आरोप लगाया। पूरे देश में इस बात को मैं चैलेंज करना चाहता हूं, पूरे देश के अंदर अगर कोई सेकुलर नेता है तो उस नेता का नाम नीतीश कुमार है, जिसे आपने नेता बनाया, जिसको आपने शक्ति दी, जिसको आपने बिहार का राजा बनाया, वो आदमी, वो नेता माई का समीकरण देकर हमें ठगता रहा। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।